हमारी दुनिया ये यूनिवर्स तो नहीं, हमारी दुनिया ये अर्थ है, यानी कि ये धरती। जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उस टाइम से पहले से भी अरावली हिल्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना भी इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे एक्सट्रीम डेजर्टिफिकेशन से अरावली हिल्स ही हमें बचाती हैं। अगर ये अरावली हिल्स ही नहीं होंगी तो जितना भी इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी यशिता और आज हम एक बहुत ही क्रूशल और इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अरावली इशू। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जजमेंट आई है जिसने अरावली हिल्स की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया है। आज के सेशन में हम उसी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, अरावली इशू के बारे में प्रॉपर्ली कवर करेंगे और साथ ही हम एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड प्रीवियसली क्या लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें रीसेंट टॉपिक्स अपने लॉ रिलेटेड एस्पेक्ट से ही कवर करने हैं, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि जजमेंट का नेम क्या है। जजमेंट का नेम आप यहां पर लिखा हुआ भी देख सकते हो, इन रे इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, यानी कि 20 नवंबर 2025 की जजमेंट है। जजमेंट आए हुए थोड़ा सा टाइम तो हो चुका है, बट काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हमें राजस्थान और हरियाणा के रीजन में देखने को मिल रहे हैं इन हिल्स की प्रोटेक्शन के लिए। आज की सेशन में हम जानेंगे कि क्या क्या की चेंजेस लाया है ये जजमेंट। सबसे पहले तो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ दीज हिल्स, उसके साथ साथ इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या निकल कर आती हैं, इकोलॉजिकली क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात, माइनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और प्रीवियसली ऐसी कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स थी जिन्होंने इस माइनिंग पे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे रोक लगाई थी। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड बात करता है ओवरव्यू, यानी कि इस अर्थ की जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, आप लोगों को पता है कि बहुत सालों पहले, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से मूव करते करते एशियन प्लेट पर आके टकराया, और अरावली हिल्स से तो ज़्यादा नए हिल्स हमारे हिमालयन रेंजेस ही हैं। तो आप सोच के देखो ये अरावली हिल्स कितनी ज़्यादा पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली डेंस और वेल प्रोटेक्टेड एरिया है। हिल्स की अगर हम एज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 मिलियन ईयर्स पुरानी रेंज है ये। कौन से रीजन्स में कवर्ड है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात की पूरे स्ट्रेच को ये हिल्स कवर करती हैं। अगर हम बात करें इस हिल्स की मेन क्वालिटी के बारे में, तो ये एक्ट करता है एज अ ग्रीन बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, बिकॉज अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन से, पाकिस्तान वाला रीजन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाला रीजन, जो अरेबियन सी वाला रीजन है, वहाँ से जो भी हवाएं उड़ उड़ कर आती हैं वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को प्रॉपर तरीके से डेजर्टिफाई कर देगा, मतलब रेगिस्तान बना देगा। ये अरावली हिल्स ही है जिसकी टक्कर लगते ही इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ का डेजर्टिफिकेशन अभी तक रुका हुआ है। बट अगर इन हिल्स को ही खत्म कर दिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत होगी। और इन रीजन्स में तो ऑलरेडी अभी भी पानी का कितना ज़्यादा इशू चल रहा है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, जानवरों के पास में अपना सर्वाइवल करने के लिए प्रॉपर्ली रिसोर्सेज नहीं है। तो आप सोचिए अगर इनके साथ में छेड़खानी होगी तो इन द फ्यूचर, आज तो कुछ नहीं होगा मे बी, बट फ्यूचर में चलते चलते 10-20 ईयर्स, 100-200 ईयर्स के बाद में उसका क्या परिणाम ह्यूमैनिटी को भुगतना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को जो इस एरिया में रहने वाले हैं, आगे भी और ज़्यादा बॉर्न एंड ब्रॉटअप होंगे। बायोडाइवर्सिटी और लोकल लाइवलीहुड्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें लीगल हिस्ट्री के बारे में, तो लॉन्ग स्टैंडिंग माइनिंग डिस्प्यूट्स तो चलते ही आए हैं और काफ़ी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी आई हैं। सेशन में आगे भी बने रहना, मैंने उन जजमेंट्स का डिस्कशन भी किया है। बट अगर हम इस अरावली हिल से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करें, प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स, तो वो है MC मेहता और गोदावर्मन केसेस। इन सब केसेस में क्या बात करी गई है? MC मेहता के केस ने फोकस किया हेविली ऑन माइनिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द रीजन ऑफ हरियाणा, और गोदावर्मन केस ने एक्ट किया एज एन अम्ब्रेला केस फॉर नेशन वाइड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कवरिंग राजस्थान अरावली। ये भी आपके एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट जजमेंट के बारे में बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या चेंज कर दिया? जब पहले तो हमें इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दी जा रही थी, पहले तो वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज को रोका जा रहा था इन दो केसेस के तहत, अब ऐसा क्या चेंज आया है? अब
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर अरावली हिल्स एंड रेंज की। नया क्राइटेरिया क्या है? नया क्राइटेरिया ये है कि कोई भी लैंड फॉर्म जो कि 100 मीटर्स के अबव होगा उसको ही एज अरावली हिल्स कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात सुनने में तो ठीक लगता है, बट अरावली हिल्स अपने आप में इतनी ज़्यादा पुरानी हिल्स हैं कि उनका इरोजन हो के आपने देखा था ना अभी 70 to 80 मिलियन ईयर्स 70 to 80 मिलियन ईयर्स ओल्ड हिल्स है, तो उनका इरोजन हो के उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी बची है। अब दूसरा इशू यहाँ पे अराइज होता है कि आपने ये डेफिनेशन तो एक्सेप्ट कर ली कि भाई 100 मीटर से ऊपर की जो हिल्स हैं उनको ही हम अरावली हिल्स कंसिडर करेंगे, बट क्या आपने पूरे अरावली हिल्स का जो स्ट्रेच है क्या आपने उसको मैप आउट किया? यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उस पूरे स्ट्रेच को 600 किलोमीटर से ऊपर के स्ट्रेच को प्रॉपर तरीके से मेजर आउट किया ही नहीं गया है। क्लस्टर ऑफ सच हिल्स विद इन 500 मीटर्स ऑफ वन अनदर, इसका मैटर ये करता है, अभी हम इस चीज को और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस स्टेट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, और ये इंटेंड भी ये करता है टू एड एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। लीगल बेसिस का इसका ये निकल कर आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, लैंडमार्क जजमेंट आगे डिस्कस हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इंडिया जो कि मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का, उसकी ऑब्लिगेशन भी इंडिया को प्रॉपर तरीके से पूरी करनी है। तो इतना तो आसान होने नहीं वाला है कि अरावली हिल्स के ऊपर किसी भी तरीके की माइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी जाए। अब आगे चलते हैं जिस इशू के बारे में बता रही थी वो इशू आखिर निकल कर कैसे आता है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एज पर द न्यू डेफिनेशन, जो 100 मीटर से अबव वाली हिल्स को ही कैटेगराइज किया जाएगा, द न्यू डेफिनेशन वुड रिजल्ट in only around 8.7% of the mapped area of Aravalli landforms। मतलब कि अरावली जो हिल्स हैं जो 670 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करती है उसका सिर्फ और सिर्फ 8.7% एरिया ही मैप किया गया। एक तो मैप भी पूरा नहीं किया गया और इतना थोड़ा सा एरिया मैप किया गया और यहाँ पे ही एक डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया गया कि 100 मीटर से ऊपर जो भी हिल होगी उसको ही हम अरावली हिल की तरीके से कैटेगराइज करेंगे, उससे जो नीचे की हिल्स हैं उसको हम हिल्स की तरीके से कैटेगराइज करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैपिंग ही यहाँ पे बिल्कुल भी ढंग से नहीं हुई, एंड दिस इज द मेन एंड द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। बीइंग एलिजिबल फॉर प्रोटेक्शन, लीविंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन अनरेगुलेटेड। सोच कर देखो जरा, 670 किलोमीटर्स में से सिर्फ और सिर्फ 8.7% ही मैप्ड है। अगेन द सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच का डिसीजन है। हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, मैंने आपको बार बार अपने सेशंस में बताया है कि ऐसे जजमेंट्स को आपको कवर करते हुए चलना है। देख लेना जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे वहाँ पे 110% इन्वायरमेंट जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है, इन योर एंट्रेंस एग्जाम, इन योर जुडिशरी एग्जाम, इन योर APO एग्जाम्स, जहाँ पे भी आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका ये जजमेंट 110% पूछी जाएगी। तो याद रखना इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एज अ सेफ गार्ड सेंटर को डायरेक्ट किया है कि वो प्रिपेयर करे कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी कि MPSM, बिफोर एनी एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी के लिए प्रोसीड करने से पहले वो ये प्लान को जरा बनाकर लेकर आए। is permitted in the ecological fragile region of Aravalli Hills and ranges spread across the states of Delhi, Haryana and Rajasthan। मतलब कि आप ये हिल्स की जो कैटेगराइजेशन को आप जो चेंज कर रहे हो, आप इसको क्राइटेरिया को जो चेंज कर रहे हो, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हो, आप उस प्रोटेक्शन की भी तो बात करी जानी चाहिए। तो आप लोगों को इन द सेंस द स्टेट्स ऑफ स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। पहले प्रॉपर तरीके से प्लान का फॉर्मुलेशन होगा तभी इस चीज के साथ में फर्दर मूव किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग एक्टिविटीज के साथ में फर्दर मूव किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि वो सेफगार्ड कुछ तो लगाए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये तो चलो आज की जजमेंट हो गई हमारी, बट प्रीवियस ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट की ही लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं जहां पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बहुत स्ट्रांगली बात करी गई है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A मैंडेट करता है द स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, वाइल आर्टिकल 51 है, यानी कि DPSP और दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों की बात करी जा रही है। यहाँ पे DPSP फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंशन किया गया है। स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो प्रोटेक्ट करे और मैंडेट करे इन्वायरमेंट को। 51A के तहत, 51AG के तहत
इम्पोज किया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी अपॉन द सिटीजन्स ऑल्सो, कि आप लोगों को भी ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन रहे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज आज की बात नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बाद में चल के इंसानों को ही उसका भुगतान करना है। नेचुरल कैलामिटीज़, सुनामी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, डेजर्टिफिकेशन, इस तरीके की चीज़ों को हमको झेलना ना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि हम आज से ही उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें और फॉलो करें। इन प्रोविजंस की वजह से और इन प्रोविजंस को जुडिशियसली एनफोर्स भी किया गया है थ्रू एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। आप लोगों को पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। आर्टिकल 21 का एम्बिट कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये तो आपको पता ही है। डे बाय डे हमें बहुत सारी न्यू जजमेंट्स भी देखने को मिलती रहती हैं। देन अगेन आगे चलते हैं भाई। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वन ऑफ द अर्ली जजमेंट बोल सकते हैं हम इसको, वन ऑफ द अर्ली जजमेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनइक्विवोकली हेल्ड कर दिया था कि द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। वन ऑफ द फर्स्ट जजमेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में ही यही हेल्ड कर दिया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21 में इंसानों के पास में, इंडियन सिटीजन्स के पास में पूरा अधिकार है कि पॉल्यूशन फ्री हवा और साफ पानी का उनको एक्सेस होना चाहिए। स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करें। फिर any regulatory framework that facilitates ecological degradation therefore directly implicates article 21। और strong constitutional mandate लगा दिया उन्होंने, fundamental right का mandate लगा दिया। और आप लोगों को पता है कोई भी ऐसा लॉ अगर बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट के अबायंस में नहीं होता, उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, उसको तुरंत ही रिपील कर दिया जाता है। यहाँ पे स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर कोई भी ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ना, अगर कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाएगा जो डिग्रेड कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो उसको हम ये कंसिडर करेंगे कि वो आर्टिकल 21 को भी फॉलो नहीं कर रहा। कीप दिस थिंग इन माइंड। देन आगे चलते हैं। कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में तो आपने पढ़ा था ना कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो। अगर कान ऐसे नहीं पकड़ सकते तो ऐसे घुमाकर भी नहीं पकड़ सकते हो। कोई भी ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाएगा जो कि इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनदर जजमेंट, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 96 का जजमेंट। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। हम तो एग्जाम में जब भी एग्जाम देने जाते हैं हम लॉ स्टूडेंट्स, तो हम कितना देखते हैं इस जजमेंट को, पूछा ही जाता है। एक ना एक एंट्रेंस एग्जाम ले लो या कोई और आपका जुडिशरी का एग्जाम ले लो, वहाँ पे ज़रूर ये जजमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी ना, पूछी ही जाती हैं। उन्हीं जजमेंट्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था क्या, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल टू बी इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर प्रे प्रिंसिपल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करेगा, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस फैलाएगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, उसकी ही ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करे। अगर पॉल्यूशन किया जा रहा है तो कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि उस पॉल्यूशन को या तो खत्म किया जाए या फिर फ्यूचर के पॉल्यूशन को कम किया जाए। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये ड्यूटी बन जाती है कि नेक्स्ट उसके मल्टीपल टाइम्स 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा पेड़ को प्लांट किया जाए। ठीक है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि that where there are threats of serious environmental damage, the absence of scientific certainty should not be used to justify such kind of inaction। मतलब कि जहाँ पे कोई भी environment को serious damage होने का threat है, वहाँ पे किसी scientific certainty की absence उस harm caused को justify करने के लिए यूज़ नहीं की जानी चाहिए। दूसरे केस पर चलते हैं। सेम केस आया था, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 97 का केस आया था, जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में बात करी गई थी। ये डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइज करता है द स्टेट एज अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन भी करे, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करे। स्टेट ही है नेचुरल ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज जो भी उस रीजन में प्रेजेंट है। होल्डिंग देम फॉर द पब्लिक यूज एंड फ्यूचर जनरेशंस, माउंटेन, फॉरेस्ट, मिनरल रिच रीजन्स फॉल स्क्वायरली विद इन दिस ट्रस्ट। ये वाला भी लैंडमार्क जजमेंट आप लोग काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हो। आगे चलते हैं फिर। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू 99 का एक केस है, 1999 का एक केस है। यहाँ पे क्या बात बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन कर दिया दैट इन्वायरमेंटल डिसीजंस मेकिंग मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय साइंटिफिक एक्सपर्टीज एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। मतलब जो लोग इन्वायरमेंटल डोमेन में ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं उनकी ही बात सुनी जाए, उनसे सबसे पहले सजेशन लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनका क्या कहना है
इस पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर अगर चेंज लाया जा रहा है, कोई भी पर्टिकुलर अगर न्यू लॉ लाया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कितने बड़े इशू से इस टाइम पर डील कर रहे हैं। बट हमने इस चीज़ को अपने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, बिकॉज सिंस वी आर लॉ स्टूडेंट्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कोई भी अगर न्यू डेवलपमेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रीज़न इज़ जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस आप लोग देखोगे वहाँ पे इस लैंडमार्क जजमेंट को आप ज़रूर देख सकते हो। इसके साथ साथ आज की क्लास में आपके काफ़ी अदर लैंडमार्क जजमेंट्स ऑल्सो इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो हैं वो भी प्रिपेयर हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ ishita_study_iq, या फिर आप लोग QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्क्रीन का। QR कोड अगर स्कैन नहीं कर सकते हो देन यू हैव द चैनल नेम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है मुझसे या फिर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पे अपना नेम, आपका चॉइस ऑफ एग्जाम यानी कि जुडिशरी एग्जाम, APO एग्जाम और वट एवर एग्जाम यू वांट टू अपीयर, और साथ ही में अपना फ़ोन नंबर, इन 3 चीज़ों को लिखकर आप एक सिंपल सा व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस वॉज मी इशिता। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।